नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रविवार का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए कई मनोहर सौगात लेकर आया। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और सभी ने मनोहर सौगात के लिए सीएम का धन्यवाद किया। सीएम के विकास वाले पिटारे से किस जिले को क्या खास मिला, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में प्रदेश में विकास की परियोजनाओं को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश वासियों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सभी 22 जिलों में 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने 935 करोड़ रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास, जबकि 475 करोड़ की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष हम एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं जब बहुत से प्रोजेक्ट एक साथ शिलान्यास के और उद्घाटन के हो जाते हैं, और कई बार फील्ड में उतना ज़्यादा हर जिले में जाना हो नहीं पाता है। खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था, तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट से जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। आज भी 163 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 1411 करोड़ के, अभी वो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर थोड़ा गलत हो गई थी, वो 1141 बोला गया, वो 1411 है, वो अंक बदल जाता है कई बार। तो वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और एक ऐसा अवसर होता है जब हमारी जो विकास की एक जो बात सम्यक विकास सब जिलों की है वो उसमें प्रदर्शित होती है। आज मुझे लगता है एक फरीदाबाद जिले का तो शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अन्यथा सभी 21 जिलों के प्रोजेक्ट्स उसमें थे। और अगर सीएम की तरफ से प्रदेशवासियों को दी गई सौगात की बात करें तो यमुनानगर में बिलासपुर में सरकारी कॉलेज का उद्घाटन किया गया। प्रतापनगर में अस्पताल का उद्घाटन हुआ। छछरौली कॉलेज को 12 करोड़ की लागत से नए भवन की सौगात मिली है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1400 करोड़ से भी ज़्यादा के जो काम हरियाणा में हुए उनको उद्घाटन किया है। उनसे हमारे भी दो बड़े काम हैं। एक बिलासपुर में कॉलेज हमारा था जो बन के तैयार हो चुका है, और इसी प्रकार से एक हॉस्पिटल प्रतापनगर में लगभग 3 करोड़ की लागत से बनाया, वो भी बन के तैयार हो चुका है। उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जिस प्रकार से एजुकेशन के मामले में जो काम हुए हैं आपके सामने है कि यहाँ पूरे जिला में एक ही कॉलेज था सरकारी, और वो भी कुछ पहले ही हमारी सरकार से पहले बना था वो, लेकिन उसको भी उसकी बिल्डिंग को भी दोबारा डबल करने का काम, जो 12 करोड़ रुपए खर्च करके उसको भी डबल से भी ज़्यादा करने का काम किया। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 53 करोड़ रुपए होगी। वहीं फतेहाबाद विधानसभा के लिए 33 करोड़ की राशि रखी गई। रतिया विधानसभा के लिए कुल 9 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। टोहाना को 9 करोड़ की सौगात मिली है। वहीं 100 बेड के अस्पतालों में अब 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम में भी 5 परियोजनाओं की शुरुआत हुई। 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 3 नवनिर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है। कुल 72 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। अस्पताल को अपग्रेड कर 200 बेड का बनाया जाएगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से समारोह में ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन करने पर राज्य सरकार का आभार जाहिर किया। इसके अलावा विधायक सुधीर सिंगला और पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता भी मौजूद रहे। सीएम ने सिरसा जिले को भी कई सौगात दी है। यहां पर 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और शिलान्यास भी किया गया। परियोजनाओं पर कुल 42 करोड़ की लागत आएगी। इनमें से 6 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, जबकि 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सिरसा में सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह और विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हुए। इस दौरान बिजली मंत्री ने सीएम का आभार जाहिर किया। देखिए, बड़ा कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि गुड़गांव हमारा अब एक इंटरनेशनल सिटी बन गया, सेंटर के पास है, एनसीआर जोन में है, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन गया।
पूरे देश में आज हम कार मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरे देश का 35% से ज़्यादा हिस्सा हम अकेला कर रहे हैं। और जहाँ तक JCB मशीन है उसका तो 78% अकेला हरियाणा कर रहा है। तो जब हम इंडस्ट्रीज में इतने आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए सारी चीज़ें सेफ गार्ड लेने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। इसके अलावा सीएम ने रोहतक जिले की 18 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन भी किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार भी शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने भिवानी जिले को भी कई बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सूबे के कृषि मंत्री JP दलाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूरे प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं का शुभारंभ किया है और जो हमारी नीति है समान विकास की, सब जगह सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, उसी श्रृंखला में आज पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में विकास की योजना की शुरुआत हुई है। और हरियाणा के अंदर विकास के कामों की गति मिलेगी इससे, और हरियाणा आगे बढ़ेगा, चाहे वो सड़क के काम हो, सिंचाई के काम हो, पीने का पानी की चीज़ें हों, हॉस्पिटल हो, एयर स्ट्रिप हो। हर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ हुआ है और इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपनी जो धुन है उसमें लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने पंचकुला में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फरीदाबाद को 66 kV के सब स्टेशन की सौगात दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त यशपाल यादव और बाकी अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कैथल जिले की राजौन नगर पालिका को कार्यालय भवन की सौगात दी। राजौन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सौगात भी मिली है। पुंडरी में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की सौगात मिली। क्योड़क गांव में कोटी कोटेश्वर तीर्थ की सौगात दी गई। एक पुल का पुनर्निर्माण भी इसमें शामिल किया गया है। कुल 4000 प्ले स्कूल भी खोले जाएंगे और पहले चरण में 1135 प्ले स्कूल शुरू होंगे। 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की योजना भी यहां पर रखी गई है। सीएम मनोहर लाल ने पलवल की होडल विधानसभा के 5 गांव में महाग्राम योजना के तहत सीवर लाइन बिछाने और पेयजल बढ़ोतरी के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। मनोहर जी के नेतृत्व में पिछली योजना 2014 से 19 और 19 से 24 जो विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास, और ग्रामीण मुख्यमंत्री का जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है अंतिम पंक्ति में, हम उसका विकास करेंगे, आम आदमी का विकास करेंगे, गरीब का विकास करेंगे। और विकास के उससे कोई एक भी रह नहीं पाएगा जो विकास के नाम से निर्मित। करनाल में भी 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं करीब 16 करोड़ की हैं। इसका फायदा जनता को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सांसदों और विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वहीं जिला सचिवालय में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वक्त यहां पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। प्रदेश में करोड़ों की सौगात देने के बाद सीएम ने कर्ज के मुद्दे पर विपक्ष पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कर्ज भी जरूरी है। इसके अलावा सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के लिए बनने वाले पहचान पत्र के लिए अब तक 60 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 1 लाख सबसे गरीब परिवारों का चयन कर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोजगार के साथ साथ सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। जिस प्रकार की दुनिया की आर्थिक जैसा एक बिहेवियर है, जैसा चाल चलन चलता है, उसमें कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यावसायिक प्रकार से चलने वाला, विकास करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना लोन के, बिना डेट के नहीं चलता है। डेट लेना होता है और डेट को अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि ये एक अनिवार्यता है हर काम को करने की। अगर आपको विकास करना, आगे बढ़ना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं। वो हमने नहीं तय किए, वो सारे देश के लोगों ने, जो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, सबने मिलकर तय किए हैं। और वो है जो हमारा FRBM एक्ट
उसके अनुसार टोटल जो जीडीपी है उसके साथ तुलना में वो 5% तक का एक हर साल लेने का डेट लेने का एक प्रावधान है। लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे, 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। हम कहीं भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, और जो सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, हमारी जीडीपी हमने बढ़ाई है पिछले 6 सालों में, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और वैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम पुराना इतिहास किसी भी प्रदेश का उठा के देख लें तो जितना लोन 5 साल पहले होता है वो 5 साल के बाद डबल होता है। हमारा 1966 से लेकर के आज तक का इतिहास है, आप उठा के देख लें। उसी प्रकार से हमारा भी अभी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पहले 98,000 करोड़ रुपए था वो आज 2 लाख करोड़ रुपया है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। और एक 10% परिवार बचे हैं जो जब भी कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि एक वॉलंटरी कार्यक्रम है, हमने इसमें किसी को फोर्सिबली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लेकिन योजनाएं जो हैं उसको लागू करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन में उनसे हम उनकी आय भी पूछ रहे हैं, उनके एसेट्स भी पूछ रहे हैं, और उनको जो योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं पहले से वो भी टेबलेट हम कर रहे हैं। और इस प्रकार से बाद में इसका सर्वे चल रहा है कि सर्वे में जिन्होंने सबसे कम अपनी आय लिखवाई है, सबसे पहले तो कुछ 6 लाख परिवारों का उनका सर्वे कराएंगे। वो ठीक सर्वे होने के बाद 1 लाख परिवारों को छांटेंगे जो सबसे कम आय के परिवार होंगे। उसकी कोई सीमा नहीं तय की हमने, जो लोएस्ट इनकम ग्रुप उसमें से आएगा, सीमा है 1 लाख परिवार की। ऐसे परिवारों को विभिन्न विभागों के द्वारा जो रोजगार दिया जा सकता है उनकी योजनाएं बन गई हैं, जिसके अंदर ग्राम विकास की योजनाएं हैं, शहरी विकास की योजनाओं में भी जो खास करके कामगार रखते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको भी उसमें एक प्रकार से बाध्य करेंगे कि भी अपनी सारी फोर्स में से कुछ ना कुछ इन लोगों को कार्ड बना करके देंगे ताकि उनको भी वो काम में रखें। उन्होंने तो मजदूरी करानी है, और ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा काम करने के लिए तैयार होंगे, वो जाने के लिए होंगे, तो उनको काम देंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री से हमारी बात हो गई है, जो हमारा MSME इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई है, स्किलिंग डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई है, और बैंकिंग से भी बात हुई है कि किसी को स्वयं रोजगार के नाते से सरकारी जो योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की उनको एडवांस पैसा दे सकें ताकि उनको पूंजी की कठिनाई ना आए। ऐसे 20,000 का जो चयन है अपने अपने विभाग के हिसाब से और सामने वाले की काम करने की इच्छा के हिसाब से उनका सबका इंटरव्यू होगा। वो कामों की लिस्ट बताई जाएगी उनको कि ये 10 प्रकार के काम है हमारे पास, इसमें से कौन सा काम कर सकते हैं। मानो कोई आदमी कहता मैं तो एक पशु बांध सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको गाय के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए या भैंस के लिए कोई पैसा दिलवाया जा सकता है। बाद में उसको अगर वो पाल सकता है तो अपने आप पालेगा, नहीं तो उसकी अतिरिक्त व्यवस्था ये कोई सरकार के द्वारा कराई जाएगी, और फिर उसके दूध की बिक्री ये सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि उसको एक आमदन ये हो जाए। ऐसे ही कोई लेबर का काम करना चाहता है, कोई स्किलिंग के बाद अपना स्वयं का कोई काम करना चाहता है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट ये बना सकता है, बना करके सप्लाई कर सकता है। बहुत योजनाएं हैं ऐसी। तो ऐसी सब योजनाओं में उस 1 लाख परिवार को जब पहला हमारा चरण पूरा होगा, कोई कठिनाई आएगी तो उसको दूर करेंगे। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम ने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सीमित मात्रा में लोगों की संख्या हो और मास्क, सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। पता है कि हम भी इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ, शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं, और चिंता तो है। लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाज़ारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयाँ होंगी तो सब मिल करके उसको सहन करेंगे। बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, इसके भी हम हक में नहीं हैं। लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीज़ों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। वैसे एक विषय ऐसा भी है कि जिनके यहाँ एंटीबॉडीज जिनको हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, तो उसमें थोड़ा खतरा कम हुआ है उन लोगों को। लेकिन फिर भी अभी सबकी तो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होंगी, उसमें किसी को दोबारा हुआ है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको सावधानी इसमें रहना ज़रूर होगा, तो सावधानी का हम अपील करें।
तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। अंबाला में कई बार किसानों का विरोध झेल चुके रतनलाल कटारिया ने किसानों को कांग्रेस के वक्त की याद दिलाई और उस वक्त किसानों की बदहाली समझाने की कोशिश की। कटारिया ने कहा कि किसानों को अब समझ जाना चाहिए और देश हित में फैसला लेना चाहिए। वहीं रतनलाल कटारिया ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। और आज अगर मौके के ऊपर ये पुल का उद्घाटन होता तो 10 लोग और भी देखते। पिछली बार भी यहाँ जब हम रेलवे का आरओबी का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब भी काले झंडे लेके खड़े हो गए थे। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, हमारी तो जान लेनी कर दी। यानी हमारी जिंदगी के 45 साल तो उन्हीं के लिए गुजरे हैं। मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि भूल गए वो यमुनानगर शुगर मिल का, जब कांग्रेस पार्टी ने घोड़ों की तरनालों के नीचे आपको कुचलवाया था और 1 रुपया भी आपके गन्ने का रेट उस समय नहीं बढ़ा था और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। राजेश खन्ना की फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो उनका एक गाना आता था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो विपक्ष वालों को तो भी अपनी दुकान चलानी है। जब तक हमें 5-7 गाड़ियां नहीं पिला देते तो तब तक उनकी दुकानदारी नहीं चलती। इसलिए थूको और भागो, आरोप लगाओ और भागो, क्योंकि उनके जहाज डूब रहे हैं। कोई उनकी कश्ती में सवार होने के लिए राजी नहीं है। और जैसे ही अब ये 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे और तब आपको सारी तस्वीर सामने आ जाएगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए राहुल होता है। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।